सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य से संबंधित 3 कृतियाँ मेरे सामने हैं। पहली कृति विवेक सोपान परंपरा का दूसरा सोपान है। यह आचार्य वी वेंकटाचलम के हिंदी में लिखे गए निबंधों का संग्रह है। पहला सोपान विवेक सोपान परंपरा का जो प्रकाशित हुआ था, उसमें उनके संस्कृत में लिखे गए निबंध संकलित किए गए थे। बहुत गंभीर, प्रौढ़ चिंतन, मनन के साथ शास्त्रीय विषयों पर विवेचनात्मक निबंध जो आचार्य वी वेंकटाचलम ने लिखे हैं, उनको संकलित करके सुसंपादित करके प्रस्तुत किया आचार्य प्रवर बालकृष्ण शर्मा ने। और उन्होंने ही विवेक सोपान परंपरा का यह द्वितीय द्वितीय सोपान प्रस्तुत किया है। यह लगभग 1 वर्ष पहले मुझे प्राप्त हो गई थी पुस्तक। बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, मैं विशेष इसको नहीं देख पाया। 2022 का यह प्रकाशन है और 300 500 रुपया इसका मूल्य है। ऋषिमुनि प्रकाशन 90, विद्यानगर सामेर रोड, उज्जैन से यह प्रकाशित हुआ है। आरंभ में प्रोफेसर वी वेंकटाचलम का परिचय दिया गया है। यशस्वी विद्वान हैं, हमारे समय के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञों में परिगणित होते हैं। संस्कृत और गणित में कला संकाय से 1944 में उन्होंने स्नातक की दोहरी डिग्री प्राप्त की थी और बहुत अच्छा उनका कैरियर रहा। विक्रम विश्वविद्यालय में आचार्य रहे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, पद्मश्री से विभूषित किए गए। देश में विदेश में बड़ी ख्याति उनकी है। अनेक कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन और सम्मेलनों के आयोजन सहित कालिदास समारोह के आयोजन संबंधी उनके रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान उनको प्राप्त हुए। यह उनके इस परिचय से विदित होता है। चित्रावली भी आरंभ में दी गई है और इस ग्रंथ को दोनों ही भागों में प्रस्तुत कराने का एक श्रेय उनकी सुपुत्री ललिता वेंकट सुब्रमण्यम तथा विजया सुब्रमणी और तथा उनके पुत्रों वी विश्वनाथन, उमा जयरामन, शुभा मिलिंद मुंगी, भारती कृष्णमूर्ति, इन सबको परिवारजनों को जाता है। और यह चित्रावली भी जो प्राप्त हुई है आचार्य बालकृष्ण शर्मा को इस पुस्तक में छापने के लिए, वह बड़ी मनोहारिणी है। इस विवेक सोपान परंपरा के द्वितीय खंड में 34 निबंध हैं, हिंदी में लिखे हुए आचार्य वी वेंकटाचलम के, जिनको सम्यक अध्ययन करके सुसंपादित रूप में आचार्य बालकृष्ण शर्मा ने प्रस्तुत किया है। संस्कृत भाषा की सरलता, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, आचार्य शंकर की विराट समन्वय दृष्टि, भारतीय दर्शन, प्राचीन चिंतन की आधुनिक प्रतिध्वनि, इस प्रकार से अनेक शास्त्रीय विषयों पर निबंध हैं। भारतीय संस्कृति पर निबंध है। सच्चा वीर कौन है, गीता की दृष्टि, यह गीता से संबंधित वीर के लक्षण पर उनका वक्तव्य है। और संस्कृत साहित्य में नारियों के योगदान पर इसमें निबंध हैं। कालिदास पर अनेक निबंध हैं और शाकुंतल पर बहुत महत्वपूर्ण विमर्श उन्होंने किया है। बहुत बारीक सूक्ष्म दृष्टि से वे अध्ययन करते थे। एक एक पंक्ति से बाल की खाल निकाल करके बहुत विस्तार से जिस तरह से चर्चा करते थे वेंकटाचलम जी, बड़े वावदूक भी थे, विदग्ध भी थे और पंडित बहुत बड़े थे। उनको सुनना अपने आप में अनुभव हुआ करता था। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, तमिल में भी अच्छा बोलते होंगे लेकिन तमिल तो हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ थे और साहित्य के उतने ही रसिक। उनकी स्वयं की कविता भी बड़ी अच्छी सुंदर हुआ करती थी। चमत्कारपूर्ण कविता यद्यपि लिखते थे और भाषा के साथ उनका बड़ा लीला और क्रीड़ा चलती रहती थी। उनकी वक्तृता में भी, वक्तृत्व में भी और उनके लेखन में भी। तो कालिदास की नाट्य प्रतिभा के कई अनुद्घाटित पक्षों को उन्होंने स्पर्श किया है। कुछ काव्यशास्त्र संबंधी भी लेख हैं, भरत मुनि के रस संप्रदाय पर लेख हैं और राजा भोज पर तो उन्होंने बहुत काम किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने राजा भोज भोज के अवदान पर
आयोजित कराया था। वो बड़ा नया प्रयोग उसमें किया था, हमको भी बुलाया था और उसमें उनका आग्रह ये था कि भोज का चूँकि विज्ञान पर बड़ा कार्य है, तो अपने साथ किसी वैज्ञानिक को जोड़िए और कोलैबोरेशन में कार्य करके लाइए कुछ इस प्रकार का। तो भास अ, भोज ने जो अपने समय में भट्टियाँ बनवाई थीं रासायनिक प्रयोगों के लिए, उन पर हम निबंध तैयार करके केमिस्ट्री विभाग के हमारे मित्र अग्रवाल साहब के साथ उसमें गए थे। इस तरह का उसमें बड़ा चर्चित वह सम्मेलन रहा और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन्होंने अनेक सम्मेलन आयोजित किए। उनकी जो कार्यवाही है वह संपादित करके प्रकाशित भी की। भर्तृहरि पर उन्होंने बहुत प्रवर्तक कार्य कराए और अश्वघोष पर भी उनका लेख है, महाकरुण अंतःसौंदर्य शीर्षक से। और संस्कृत साहित्य में उज्जैनी पर उनका यहाँ पर लेख है और तमिल कवयित्री, हालांकि कवयित्री छपा है और मैं तो चाहे कवयित्री कहा जाए चाहे कवयित्री कहा जाए, यह प्रयोग ही उचित नहीं समझता। लेकिन ये तमिल कवयित्री औवेयार की कुछ फुटकर रचनाएं इस शीर्षक से निबंध है। तो विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत अच्छे प्राध्यापक थे वेंकटाचलम जी, और बड़े सौम्य कृपालु स्निग्ध, सदैव स्मित मुखारविंद उनके थिरकता रहता था अधरों पर, अधर पर। उनके लिए बड़ा कार्य किया उनके सुयोग्य शिष्य बालकृष्ण शर्मा जी ने। प्रकाशन में वे इतनी पहल नहीं किया करते थे, कम उनका लेखन प्रकाश में आया। जब लिखते थे तो बहुत मनोयोग से परिपक्व ही लिख करके छपने को देते थे, इसलिए बहुत कम उन्होंने छपने को स्वयं दिया और उनके निबंध बहुत सारे ये सब पड़े रह गए, पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने स्वयं संकलन इनका छप जाए और इनमें से कई निबंध एक हैं जिन पर की पूरी पुस्तिका तैयार होकर के छप सकती है, पर कुछ विमनस्क वे प्रकाशन को लेकर के थे। उनकी बड़ी सेवा और गुरु ऋण से अनऋण होने का यत्न आचार्य बालकृष्ण शर्मा जी ने किया है, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी पुस्तक यह भी मुझे एक आध वर्ष पहले प्राप्त हो गई थी, रखी रही है, उलट पुलट करके मैं इसको देखता रहा हूँ। ये वंशी माहेश्वरी हिंदी के अच्छे कवि हैं। उन्होंने कोरोना काल में मार्मिक कविताएं लिखी, उन पर मैं अन्यत्र चर्चा कर चुका हूँ और वो प्रकाशित भी हुई। उन कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह उजड़ी उम्मीद की प्रार्थना इस शीर्षक से यह पुस्तक हिंदी में मूल कविताएं और अनेक भाषाओं में जो उनके अनुवाद हुए, उनके साथ में यह पुस्तक यहाँ हमारे सामने है। संभावना प्रकाशन हापुड़ से यह छपी है। रेवती कुंज हापुड़, संभावना प्रकाशन रेवती कुंज हापुड़, इतना ही पता है। 245 101 पिन कोड है। 350 रुपया इस पुस्तक का दाम है। इसमें हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, डोगरी, असमिया, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, इतनी भाषाओं में कोरोना को लेकर के जो हिंदी में कविताएं वंशी माहेश्वरी की हैं, वो लगभग 20 पृष्ठों में, 21 पृष्ठों में आरंभ में प्रकाशित हैं और फिर उनके अनुवाद हैं। तो सुंदर कविताएं हैं, मार्मिक कविताएं हैं, गहरी वेदना, टीस और विडंबना संपूर्ण जो क्षरित होती हुई राजनीति के बोध के साथ इन कविताओं में आया है। आरंभ की 2 कविताएं पढ़ देता हूँ, उस अपना संस्कृत अनुवाद उसके साथ पढ़ूंगा। संस्कृत अनुवाद मुझसे कराया गया था। हजारों सूर्य निस्तेज हैं जलती चिताओं में, चिता की आग में आग का आर्तनाद। यह पहली कविता है। इसको तो अनुष्टुप छंद में ही मैंने उतार दिया है। निस्तेजस कास्तु संजाता तेते सूर्या सहस्रशः, ज्वलंतीषु ज्वलंतीषु चितास्वेव वह्निश्चीत कुरुते तराम।
जो हिंदी में अच्छा मुहावरा है, चिता की आग में आग का आर्तनाद। हिंदी के अच्छे इडियम में ढाला है उन्होंने। हमने संस्कृत के मुहावरे में उसको ढालने का प्रयास किया है। वो पसंद किया। वंशी माहेश्वरी अच्छी समझ रखते हैं कविता की। निस्तेजस कास्तु संजाताः तेते सूर्याः सहस्रशः ज्वलंतीषु चितास्वेव वह्निश्चीत कुरुते तराम। एक और पढ़ देता हूँ। तमाम तारीखें आग में झुलस गईं, जूते रौंदते रहे फूलों के गुच्छ। निखिला किल दिनांका वन्नौ अर्धदग्धा। यहाँ मुश्किल थी। संस- हिंदी में झुलसना, झुलस जाना। अब दग्ध कहें, दग्ध से नहीं बनता है। दह्यते कहें, दह धातु ही है, बाकी सब प्लुष्ट है, अर्धप्लुष्ट है। तो अब अर्धदग्ध ही हमने लिख दिया है, और कोई अच्छा शब्द सूझेगा तो फिर सोचेंगे। बाकी झुलस गई है जो हिंदी में मुहावरा है, इसका ठीक ठीक संस्कृत में उतारना थोड़ी सी कठिनाई है। निखिला किल दिनांका वन्नौ अर्धदग्धा। तिथया भी कह सकते थे। निखिला किल तिथय वह्नौ अर्धदग्धा। उपानः परिमृदन्ति स्म पुष्पस्तबकान्। बिंब है बहुत साभिप्राय मेटाफर्स, प्रतीकों के साथ बिंब यहाँ पर आए हैं। तो यह वंशी माहेश्वरी की यह पुस्तक है। तीसरी पुस्तक हर्षदेव माधव की है, शाखांतरालानाम गगनखंडाः। यह इस किताब का शीर्षक है। शाखांतरालेषु गगनखंडा होना चाहिए, सप्तम्यंत या षष्ठ्यंत होना चाहिए। ये तो हर्षदेव जी विचार करेंगे, स्वयं विद्वान हैं। उनके हाइकू काव्यों का यह संकलन है, पर इसमें लंबी भूमिका, विमर्श, विस्तार से हाइकू काव्य को लेकर के और हाइकू कविता का पूरा शास्त्र इसमें उपस्थित किया गया। यह इसकी विशेषता है। इसका पूरे हाइकू का जितने इसमें संकलित हैं, उनका हिंदी अनुवाद डॉक्टर इला घोष ने किया है। इला घोष स्वयं विदुषी हैं, हिंदी और संस्कृत की रचनाकर्त्री भी हैं, और उन्होंने इसका अनुवाद किया है। इसका संपादन पुस्तक का डॉक्टर भावना सोनी ने किया है। इसमें 3 खंड इस पुस्तक में हैं। पहले खंड में हर्षदेव माधव ने हाइकू पर लगभग 90 पृष्ठों में विस्तार से हाइकू का पूरा जो काव्यशास्त्र है उसकी चर्चा की है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार संस्कृत हाइकू को लेकर के हिंदी में ऐसी व्यापक विशद चर्चा हुई है, क्योंकि बड़ा आक्षेप भी किया जाता रहा, बड़ा विवाद का विषय भी बनाया जाता रहा कि यह क्या काव्य है। और वह विवाद का विषय जो बना हुआ कुछ अत्युत्साही युवा कवियों के कारण भी बना। कम से कम मेरी समझ यही है। आप 17 अक्षरों में कुछ तो भी उटपटांग लिख देंगे, 3 लाइनों में तो कविता हो जाएगी। बड़ी विडंबना हो गई हाइकू के नाम पर। हाइकू अद्भुत कविता है। रविन्द्रनाथ ने हाइकू लिखे, अज्ञेय ने हिंदी में हाइकू लिखे, विश्व के सबसे बड़े महाकवियों ने हाइकू लिखे। जापानी काव्य में जहां उसकी परंपरा है, वो तो मंत्र काव्य है। जो जैन साधक हैं, जो परिणत प्रज्ञ हो चुके हैं, उनको हाइकू का साक्षात्कार होता है। वह गायत्री मंत्र से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसमें भाव समृद्धि और जो उसकी अंतर्ध्वनियां हैं वे वैसी होनी चाहिए। इसलिए हर्षदेव माधव उचित ही चर्चा करते हैं कि हाइकू का जैन तत्व, जेडीएन नाम से जो लिखा जाता है, वो जापान में जो बौद्ध धर्म दर्शन की एक विशेष शाखा विकसित हुई, जो अपनी साधना पद्धति के द्वारा जानी जाती है, और वो ध्यान पद्धति उनकी है। यद्यपि ध्यान का ही
च्यान या ऐसा कुछ चीनी भाषा में हो जाता है और उसका फिर ज़ैन जापानी भाषा में होता है। भगवान बुद्ध ने जो विपस्सना पाली में कहते हैं उसकी पद्धति बताई थी, उसको विकसित किया गया और पूरी जैन परंपरा विकसित हुई जो जापान में, और उसकी एक काव्य परंपरा बनी। और वो जापानी कविता में जो जैन परंपरा के हाइकू हैं वे अद्भुत माने जाते हैं, उनका विश्व साहित्य पर प्रभाव पड़ा है। हाइकू को इमेज काव्य मानते हैं, ऋतु संहार काव्य भी मानते हैं, और विस्मय की सृष्टि उसमें कैसे होती है इसको सोदाहरण बताते हैं हर्षदेव माधव। चित्रकला, फोटोग्राफी, अन्य कलाएं और हाइकू, ये जो कैसे आती हैं अन्य कलाएं उसमें, इस पर विचार करते हैं। और उन्होंने तो वागीश्वरी कंठ सूत्रम में जो उनका शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें भी हाइकू के लक्षण पर विचार किया है। तो बड़ा विस्तार से विमर्श है और हाइकू के बहुत सारे उदाहरण देकर के उन्होंने सत्यापित किया है। या जिनकी रुचि है उनको पढ़ना चाहिए। नाक भों सिकोड़ने वाले हर्षदेव माधव पर बहुत ज्यादा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षदेव माधव ही हैं। और इला घोष जैसी विदुषी वो इतने सम्मान के साथ अनुवाद उनका करती हैं। और भी लोग हैं दुनिया में हर्षदेव माधव को सराहने वाले, क्योंकि किसी संस्कृत कवि का सबसे ज्यादा संसार की भाषाओं में अनुवाद हुआ है हम लोगों में, तो वो हर्षदेव माधव है। तो खंड 2 में हाइकू को लेकर के हर्षदेव माधव ने जो हाइकू लिखे हैं उनमें कुछ अद्भुत हाइकू हैं जो हर्षदेव माधव के हाइकू हैं। कुछ हल्के भी हाइकू हैं, मैं यह मानता हूँ। या हो सकता है मैं ठीक से न समझ पाया हूँगा, लेकिन सभी हाइकू जो काव्य हैं वो एक स्तर पर नहीं पहुँचते। खुद कुछ तो हिला करके रख देते हैं, मथ देते हैं चित्त को, क्या कह दिया है। और इस दूसरे खंड में मंजुलता शर्मा जो आधुनिक संस्कृत साहित्य की जानी मानी अध्येत्री हैं, समीक्षक हैं। प्रोफेसर सुदेश आहूजा ये भी आधुनिक संस्कृत साहित्य की अध्येत्री हैं। और डॉक्टर भरत कुमार डी परमार, अरुण कुमार निषाद युवा शोधकर्ता हैं। और डॉक्टर रीता त्रिवेदी विदुषी हैं और आधुनिक संस्कृत साहित्य की अध्येताओं में परिगणनीय हैं। और डॉक्टर शुभ्रजीत सेन बड़े उभरते हुए विद्वान हैं संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, और बहुत कार्य उन्होंने किए हैं। तो यह कतिपय हाइकू काव्यों में विद्यमान कॉलेज कन्या का मनोविज्ञान, हर्षदेव माधव सृजित हाइकू में चंद्रमा और चांदनी, वर्षा ऋतु पर आधारित हाइकू काव्य, अछूते कोने की अनकही कविता, और अर्बन लाइफ इन द हाइकूज ऑफ हर्षदेव माधव, इन इत्यादि शीर्षकों से इतने विद्वानों ने हर्षदेव माधव के हाइकू काव्यों पर विचार किया है। और उदाहरण अपनी दृष्टि से हर्षदेव माधव के हाइकू काव्यों से उन्होंने दिए हैं। पुस्तक पढ़ कर के ही इस पुस्तक का महत्व जाना जा सकता है। इससे अधिक विशेष चर्चा मैं नहीं करूँगा। यहीं पर इन तीनों पुस्तकों पर जितनी चर्चा मुझे करना थी उसको मैं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि लोग इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।